हेलो 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 प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। रोजगार विद अंकित परिवार में आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सीमा जी, विपिन सिंह, राजावत जी, जीत जी, नितिन कुमार जी, आप सभी लोग इस समय क्लास में लाइव हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी लोगों का। और जो बच्चे क्लास में लाइव अभी तक नहीं आए, उनसे अनुरोध भी है कि वो फटाफट से मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे बच्चे क्लास में लाइव आ जाएं। आपकी पसंदीदा क्लास, पसंदीदा सेशन प्रारंभ हो चुका है। और प्यारे बच्चे, वायुमंडल की चर्चा आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। भूकंप टॉपिक को जड़ के साथ कंप्लीट करा दिया था मैंने। जड़ का मतलब एमसीक्यूज विद एमसीक्यूज कंप्लीट करा दिया था। और चूंकि भूकंप नाम का टॉपिक विद एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुका है, तो इससे आगे की चर्चा अब हम करने जा रहे हैं। इससे आगे की चर्चा मेरे प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, हम लोग करने अब जा रहे हैं। यहां देखिए, वायुमंडल नाम के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, आखिरकार ये वायुमंडल होता क्या है? हैं? बोलो फटाफट से। इसके भी जैसे ही टॉपिक खत्म हो जाएगा, हल्के मत ले लेना, इसके भी सारे एमसीक्यूज में लेकर आया हूं साथ। हाँ, तुम ये सोचो कि इस टॉपिक को गुरुजी छोड़ देंगे ना, किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। इसके भी सारे के सारे एमसीक्यूज मेरे पास है। जैसे ही टॉपिक खत्म होगा, तुरंत एमसीक्यूज आप लोगों को इस क्लास के अंतर्गत में। ठीक है बच्चे, चलिए। तो वायुमंडल होता क्या है, यहां देखिए। वायुमंडल, ये क्या है? ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी है बने। ये पृथ्वी है, अर्थ। ये देखिए, पृथ्वी अर्थ है। और पृथ्वी के चारों ओर ये जो हवाओं का आवरण है, गैसों का आवरण है, वायुमंडल कहा जाता है। ये जो गैसों का आवरण है ना, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण, अर्थात कवर ऑफ गैसेस, कवर ऑफ गैसेस, गैसों का आवरण, कवर ऑफ गैसेस, गैसों का घेरा जो है पृथ्वी के चारों ओर, उसे हम क्या कहते हैं? उसी को वायुमंडल अथवा एटमॉस्फेयर कहते हैं। उसको बोलो जी, क्या कहते हैं? वायुमंडल अथवा एटमॉस्फेयर कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चा, ये जो वायुमंडल है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पृथ्वी को जीवन में, पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। ये क्या करता है कि भाई, पृथ्वी, सूर्य से तापमान आता है, विकिरण आता है, लेकिन पृथ्वी से निकलने वाले विकिरण को कुछ देर के लिए रोक लेता है, कुछ क्षण के लिए रोक लेता है। और इस प्रकार से पृथ्वी पर एक औसत तापमान बनाए रखता है, अनुकूल तापमान, जीवन के लिए अनुकूल तापमान बनाए रखता है। किसके लिए अनुकूल? जीवन के लिए अनुकूल तापमान ये बनाए रखता है। बोलो, किसके लिए? जीवन के लिए अनुकूल तापमान बनाए रखता है। और मेरे प्यारे साथी, ये हमारे जीवन के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक तो अनुकूल तापमान, दूसरा ऑक्सीजन। श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन भी वायुमंडल में मिलती है। इस प्रकार पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छा, आखिरकार ये वायुमंडल जो है, इसका संगठन क्या है? ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, ये क्या है? ये पृथ्वी पर औसत 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बनाए रखता है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए एक अनुकूल तापमान है। वायुमंडल के संगठन की बात करें, कंपोजिशन की बात करें, तो वायुमंडल तीन चीजों से मिलकर बनता है बच्चे।
इनमें पहली चीज जो है वो गैसें हैं, दूसरी चीज जलवाष्प है, और तीसरी चीज धूल के कण यानी कि डस्ट पार्टिकल्स। पहली चीज गैसें या गैसेस, दूसरी चीज जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर, और तीसरी चीज धूल कण यानी कि डस्ट पार्टिकल्स। तीन चीजों से मिलकर पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो बनता है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है गैसें, गैसेस, गैसेस। ठीक है, और गैसेस में नाइट्रोजन आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, ऑर्गन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, ओजोन आ रही है, और सल्फर डाइऑक्साइड आ रही है। ये गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं भाई? क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चंस यहां से आपसे पूछे जाते हैं। प्यारे साथी, अगर मैं आपके साथ चर्चा करता हूं, बोलो क्या करता हूं? चर्चा करता हूं। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन गैस है। लगभग 78.08%। इसकी क्वांटिटी कितनी है? लगभग में 78.08% क्वांटिटी में ये मिलती है हमें। वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा मिलने वाली गैस यही है। लेग्यूमिनस कुल के पौधे क्या करते हैं? जैसे दाल, लेग्यूमिनस कुल के पौधे करते क्या है? वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसे जमीन में नाइट्रेट के रूप में भंडारित कर देते हैं। वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसे जमीन में नाइट्रेट के रूप में भंडारित कर देते हैं। किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में। क्या कर देते हैं? नाइट्रेट के रूप में उसे भंडारित कर देते हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन को। और उस नाइट्रेट का अन्य पौधे जो है पोषक तत्वों की भांति उपयोग कर लेते हैं, पोषक तत्वों की भांति उपयोग कर लेते हैं अन्य पौधे जो है। जैसे हमारे लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, क्या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा ये सब चाहिए। उसी प्रकार से जो पेड़ पौधे हैं वो नाइट्रेट उनके लिए एक पोषक तत्व है। ऑक्सीजन की मात्रा पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 20.95% मिलती है। 20.95% ऑक्सीजन मिलती है पृथ्वी के वायुमंडल में। 20.95% ऑक्सीजन वायुमंडल में दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ये जो गैस है, बोलो, ये जो गैस है प्यारे साथी, ये गैस श्वसन क्रिया के लिए बहुत जरूरी है, प्राणदायिनी गैस है, लाइफ गिविंग गैस है। अच्छा, आपने एक चीज, एक उदाहरण देखा होगा कि जैसे मोमबत्ती जल रही है, उस पर कांच का गिलास रख दो, मोमबत्ती बुझ जाती है। इसका मतलब ये अग्निदाहक गैस है ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हुई, कांच सामने रखा, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हुई, आग बुझ गई, आग बुझ गई, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई। इसलिए मेरे बच्चा, नाइट्रोजन की बात करें तो लगभग में 78.08% नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल में मिलती है। ये पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। और लेग्यूमिनस कुल के पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में जमीन में क्या कर देते हैं? भंडारित कर देते हैं। लेग्यूमिनस कुल के पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में जमीन में क्या करते हैं? भंडारित करते हैं। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना।
ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है पृथ्वी की वायुमंडल में? लगभग में 20.95%। और ये पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ठीक है जी। और ये क्या है? प्राणदायिनी गैस है और अग्निदाहक गैस भी है। बिना इसके अग्नि को प्रज्वलित करना संभव नहीं है। अग्निदाहक गैस भी है। चौथे नंबर पे अग्निदाहक गैस। अग्नि को प्रज्वलित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीजन गैस की है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका किस गैस की है? ऑक्सीजन गैस की। ये जो ऑक्सीजन गैस है इसके बारे में भी हमने जान लिया। इसके बाद यहां पर आ रही है ऑर्गन गैस। क्या आ रही है? ऑर्गन गैस। पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरी सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली गैस ऑर्गन। थर्ड लार्जेस्ट क्वांटिटी, तीसरी सर्वाधिक मात्रा मिलने वाली गैस है। ये कितनी परसेंट मात्रा मिलती है? लगभग में 0.93% क्वांटिटी में ये हमें देखने को मिलता है। लगभग में 0.93% क्वांटिटी। मेरे लाडले बेटा, मेरे प्यारे बच्चा, मेरे प्यारे साथी, ये हमें देखने को मिलती है। मैं बात ऑर्गन गैस की कर रहा हूं। किस गैस की चर्चा कर रहा हूं? ऑर्गन गैस की चर्चा कर रहा हूं। 0.93% क्वांटिटी में ऑर्गन गैस जो है वो हमें देखने को मिलती है। ये क्या है? ये अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस क्या होती है? वे गैसें तो अन्य गैसों के साथ आसानी से रिएक्शन नहीं करती। वो एक ऐसे अक्रिय गैसें कहलाते हैं। वे गैसें जो अन्य गैसों के साथ क्या आसानी से रिएक्शन नहीं करती, वे गैसें क्या कहलाती हैं? वे गैसें अक्रिय गैसें कहलाती हैं। वे गैसें इनएक्टिव गैसेस कहलाती हैं। इनएक्टिव गैसेस अक्रिय गैस है। क्रिप्टन, जेनन, नियोन, रेडोन, ये सब अक्रिय गैसों के ही उदाहरण है। किनके उदाहरण है जी? अक्रिय गैसों के उदाहरण है, इनएक्टिव गैसेस के उदाहरण है। ये कैसी है? अक्रिय गैस, यानी नोबल गैस भी कहते हैं अक्रिय गैसों को। अक्रिय गैस है अर्थात ये अन्य गैसों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। और अन्य अक्रिय गैसें कौन सी? क्रिप्टन है, जेनोन है, नियोन है, रेडोन है, हीलियम है आदि जो है ये अदर इनएक्टिव गैसेस हैं फाउंड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। पृथ्वी के वायुमंडल में मिलने वाली अदर इनएक्टिव गैसेस जो हैं वो ये है बच्चा। यानी हमने देख लिया। ठीक है, अक्रिय गैस की बात हो गई, ऑर्गन की बात हो गई। अब इसके बाद दो गैसेस आ रही हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक मीथेन और एक ओजोन। ये तीनों ही जो अन्य गैस है बहुत इंपॉर्टेंट है। बात किसकी करने जा रहा हूं बच्चे? तो बात करने जा रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस की। इसकी क्वांटिटी कितनी है? 0.036% क्वांटिटी में ये हमें देखने को मिलती है। 0.036% क्वांटिटी में मेरे बच्चा पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हमें देखने को मिलती है। यहाँ एक शब्द लगा हुआ माइनस, ऐसा लग रहा है कि भैया मैं दिखा रहा हूं कि माइनस में है, ये माइनस में नहीं है, प्लस में। ये 0.036% क्वांटिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की पृथ्वी के वायुमंडल। एक शब्द आपने सुना होगा हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। आप सोच रहे होंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ये हरित गृह प्रभाव क्या होता है? ये हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? बोलो, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है?
मेरे बच्चा, अगर मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की चर्चा आपके साथ करता हूं तो यहां पर देखिए आप, यहां पर देखिए आप, ये हमारे सूर्य नारायण है, सूर्य भगवान। सूर्य नारायण यानी कि सन भगवान है। ये हमारी पृथ्वी माता है। पृथ्वी माता है यानी अर्थ है, अर्थ है। और ये है अर्थ एटमोस्फियर, पृथ्वी का वायुमंडल। पृथ्वी का वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल है, ये पृथ्वी का वायुमंडल एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल। और अंग्रेजी में इसी को कहते हैं एटमॉस्फेयर। सूर्य से आने वाला जो विकिरण है ना, जिसे हम सौर विकिरण कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं जी, सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन। जिसे हम क्या कहते हैं, सौर विकिरण, सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन कहते हैं जिसे। उस सोलर रेडिएशन की जो कम लंबी तरंगे हैं, उन कम लंबी तरंगों को ये आसानी से पृथ्वी के धरातल तक आने देती है। वायुमंडल की एक परत, और उस वो परत किसकी है, वो परत यहां पर वायुमंडल तो है, लेकिन वायुमंडल में ये जो मैंने बनाया है, ये CO2 और CH4 जैसी गैसों की परत है। CO2 व CH4 जैसी गैसों की परत, गैसों की परत, जैसी गैसों की परत है, लेयर है। CO2 और CH4 जैसी गैसों की परत है। अब पृथ्वी से विकिरण निकला, ऐसे करके यूं निकला, यूं जैसे ही निकला, भाई जाहिर सी बात है कि सूर्य से 100 यूनिट उसमें पृथ्वी लेगी, तो उस 100 यूनिट उसमें वापस भी करेगी। 1 यूनिट उसमें भी रोक ली, यानी 99 यूनिट उसमें वापस की, 1 यूनिट उसमें रोक ली, तो पृथ्वी आपका गुना हो जाएगी। और 1 यूनिट उसमें एक्स्ट्रा दे दी, यानी 100 यूनिट लेके 101 यूनिट दे दी, तो फिर वो बर्फ का गोला हो जाएगी पृथ्वी। लेकिन पृथ्वी न तो आग का गोला है, न बर्फ का गोला है। पृथ्वी पर क्या बैलेंस बना हुआ है। और मेरे बच्चा, ये जो यहां देखिए, ये जो पृथ्वी से निकलने वाला विकिरण है, लंबी लंबी तरंगों के रूप में, जब 100 यूनिट उसमें दिन में ली, तो रात्रि में 100 यूनिट उसमें वापस करेगी, और जब ये वापस करेगी तो लंबी लंबी तरंगों के रूप में करेगी। और लंबी लंबी तरंगों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसों की परत क्या करती है, रुकावट पैदा करती है, रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। और यही प्रभाव क्या कहलाता है, यही प्रभाव हरित ग्रह प्रभाव कहलाता है। यही प्रभाव क्या है भाई, यही प्रभाव हरित ग्रह प्रभाव है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। यही प्रभाव हरित ग्रह प्रभाव है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, इसी को हरित ग्रह प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित ग्रह प्रभाव, इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित ग्रह प्रभाव कहा जाता है।
मेरे प्यारे साथी, प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है वो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस, मेन ग्रीन हाउस गैसेस हैं, प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं आपके साथ चर्चा करता हूं, अगर मैं आपके साथ चर्चा करता हूं तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बुरा नहीं है। इसके कारण तो पृथ्वी पर एक औसत तापमान बना रहता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, जो जीवन के लिए आवश्यक है, जो जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। लेकिन बुरा है तो क्या? इन गैसों की मात्रा में बढ़ोतरी, CO2 और CH4 जैसी गैसों की मात्रा वर्तमान समय में बढ़ गई है, और वो मात्रा बढ़ने के कारण वो जो मात्रा बढ़ी है, वो मात्रा बढ़ने के कारण ही ये जो परत है ये घनी हो गई है। ये परत जो है वो कैसी हो गई भाई? घनी हो गई, टेंस हो गई ये परत। ये परत घनी हो गई भाई, टेंस हो गई। जब ये परत घनी होगी तो अब ये ज्यादा रुकावट क्रिएट करेगी, और ज्यादा रुकावट क्रिएट करेगी, और ज्यादा रुकावट क्रिएट करेगी, और ज्यादा रुकावट क्रिएट करेगी। हाँ 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 हाँ। और ज्यादा रुकावट क्रिएट करेगी। मेरे प्यारे साथी, और ज्यादा रुकावट क्रिएट करेगी। और ज्यादा रुकावट क्रिएट करेगी तो पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने लगेगा, और पृथ्वी के औसत तापमान का बढ़ना ही भूमंडलीय तापन कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग खतरनाक है भाई। क्या? ग्लोबल वार्मिंग खतरनाक है। अब आप कहोगे कि गुरुजी ऐसे क्यों कह रहे हो आप? मेरे भाई, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, जरा देखो, अगर पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ेगा है, एक और बार लगाना पड़ेगा क्या? चल। अगर पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा भाई? पृथ्वी का औसत तापमान अगर बढ़ेगा तो ये जो बर्फ है, ये 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 बर्फ जो है वो पिघलने लगेगी। ये बर्फ पिघलने लगेगी, ये बर्फ पिघलने लगेगी, ये बर्फ पिघलने लगेगी, ये बर्फ पिघलने लगेगी, ये बर्फ पिघलने लगेगी। और प्यारे साथी, जब ये बर्फ पिघलने लगेगी तो पानी का लेवल बढ़ेगा, ऊंचा होगा। और जब पानी का लेवल ऊंचा होगा तो ये जो द्वीप है, ये जो प्रायद्वीप है, ये जो द्वीप है, ये जलमग्न हो जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जलमग्न हो जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे। जीवित समुदाय के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। जीव जंतु, जानवर, मनुष्य, हम सब के लिए खतरा हो जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग गलत है, भूमंडलीय तापन गलत है, जलवायु परिवर्तन गलत है, लेकिन हरित गृह प्रभाव गलत नहीं, ग्रीन हाउस इफेक्ट गलत नहीं। यहां देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि पृथ्वी के चारों ओर CO2 और CH4, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों की परत सौर विकिरण को आसानी से पृथ्वी के धरातल तक आने देती है, लेकिन ये परत पृथ्वी से निकलने वाले पार्थिव विकिरण के लिए क्या पैदा करती है? रुकावट पैदा करती है, रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। और इसके द्वारा रुकावट पैदा करना ही
मेरे प्यारे साथियों, रुकावट पैदा करना ही हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। इसी प्रभाव को हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। किंतु मानवीय गतिविधियों के कारण CO2 और CH4 जैसी गैसों की मात्रा पृथ्वी के वायुमंडल में क्या हो रही है भाई? बढ़ रही है। CO2 और CH4 जैसी गैसों की मात्रा पृथ्वी के वायुमंडल में बढ़ रही है, जिससे क्या होता है? जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। जिससे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है। एक मिनट भाई। जिससे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है। पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है, जिससे पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और मेरे बच्चा, पृथ्वी के औसत तापमान का बढ़ना ही क्या कहलाता है? भूमंडलीय तापन कहलाता है। क्या कहलाता है जी? भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। बोलो जी, क्या कहलाता है? भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी के औसत तापमान का बढ़ना ही भूमंडलीय तापन अथवा ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, भूमंडलीय तापन कहते हैं उसे। बोलो जी, समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? चलिए, बहुत बढ़िया। उसे भूमंडलीय तापन अथवा ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अच्छा चलिए, ग्लोबल वार्मिंग खतरनाक है, ये आप सभी लोग जान गए। अब हम बात करते हैं भाई ओजोन गैस की। किस गैस की चर्चा करते हैं भाई? ओजोन गैस की चर्चा करते हैं। ओजोन। ओजोन गैस को किस नाम से पुकारा जाता है, जरा बताओ। इसको, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है बेटा O3। ये इसका फॉर्मूला है। यानी कि ऑक्सीजन, ओजोन गैस का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है। कहने का सीधा सीधा सेंस ये है। और ओजोन गैस भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। कोई आप में से बता सकता है किस प्रकार से महत्वपूर्ण है? ओजोन गैस क्या काम करती है, कोई बता सकता है? अगर बता सकता है तो प्लीज आप बताइए। आखिरकार ओजोन गैस करती क्या है? आखिरकार ओजोन गैस करती क्या है? ये चयनित करके जरा बताइए फटाफट से। आप में से जिस किसी को पता है फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मेरे बच्चे, आप सबका आंसर आ रहा है, पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। बिल्कुल सही बात है। ये सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेज जो है, पराबैंगनी विकिरण जो है, उसको अवशोषित कर लेती है। कैसे? ये देखिए, ये पृथ्वी है और अंग्रेजी में पृथ्वी को अर्थ कहा जाता है। ये O3 गैस की परत है। O3 गैस की परत, O3 ओजोन गैस की परत, लेयर ऑफ ओजोन। ठीक है, इधर है सूर्य नारायण, सूर्य नारायण है, सन भगवान है इधर। सूर्य नारायण, एक मिनट, आपके कमेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आपको? एक सेकंड, आपके कमेंट्स नहीं हो रहे।
क्या मेरी आवाज अब तक आ रही है? जी जी जी, नितिन कुमार जी, अजय कुमार जी, ठीक है बेटा। विकास मीणा जी, ठीक है, आपके कमेंट्स आ गए मेरे पास। इधर आ जाओ पहले देखो। तो मेरे बच्चे, मैं क्या बता रहा था कि सूर्य से आने वाला जो सौर विकिरण है ना, उस सौर विकिरण में से परावैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित कर लेते हैं। किसको? परावैंगनी विकिरण को। परावैंगनी विकिरण, विकिरण को अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित कर लेते हैं, परावैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं। और ये जो परावैंगनी विकिरण है ना, ये परावैंगनी विकिरण अगर पृथ्वी के धरातल तक पहुंच जाता तो बेटा बहुत सारी परेशानियां क्रिएट कर सकता। अगर परावैंगनी विकिरण पृथ्वी के धरातल तक पहुंच जाता तो चर्म संबंधी बीमारियां, आंखों से संबंधित बीमारियां, ये सारी की सारी बीमारियां घटित हो जाती। और भगवान ने हमें इन सभी बीमारियों से बचाने के लिए क्या लगा दिया? एक फिल्टर लगा दिया, एक जालक लगा दिया। ऐसे करके ये क्या लगा दिया भाई? जालक या फिल्टर लगा दिया। बोलो। ऐसे करके जालक या फिल्टर हमारे चारों तरफ। भगवान ने भाई रक्षा कर ली। क्या कर ली? रक्षा कर ली हमारी। लेकिन मनुष्य की जो मानवीय गतिविधियां हैं, ह्यूमन एक्टिविटी, वो आज फिर से दिक्कत दे रही है। हम लोग एसी चला रहे हैं, रेफ्रिजरेटर चला रहे हैं, इनसे सीएफसी नाम का रसायन निकल रहा है, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम का रसायन निकल रहा है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है? ऊपर जाकर ओजोन गैस के साथ अभिक्रिया करके उसे ऑक्सीजन में तोड़ देता है। और जहां कहीं भी ओजोन गैस की परत ज्यादा कमजोर हो जाती है, उस जगह को हम कहते हैं ओजोन छिद्र हो गया या ओजोन होल हो गया। ऐसा हम लोग कहते हैं, ओजोन होल हो गया, ओजोन छिद्र हो गया यहाँ। और ओजोन गैस की परत का कमजोर पड़ना ओजोन क्षरण कहलाता है। और जहां ओजोन गैस की परत ज्यादा कमजोर हो जाती है, हम कहते हैं ओजोन छिद्र हो गया, ओजोन होल हो गया है। क्या हो गया? ओजोन होल हो गया। ऐसे हम कहते हैं। मेरे बच्चा, अब तक दो जगहों पर ओजोन होल देखा गया है। अब तक दो जगहों पर ओजोन होल देखा गया। एक देखा गया 66.5 डिग्री साउथ के ऊपर, और एक देखा गया भाई 66.5 डिग्री नॉर्थ के, 66.5 डिग्री नॉर्थ के। ठीक है, दो जगहों पर ओजोन छिद्र देखा गया। क्या देखा गया? दो जगहों पर ओजोन छिद्र देखा गया। कितनी जगहों पर? दो जगहों पर ओजोन छिद्र देखा गया। एक 66.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर, एक 66.5 डिग्री साउथ के ऊपर। ठीक है, ये क्या है? ये आर्कटिक वृत्त है। ये आर्कटिक वृत्त है। ये आर्कटिक सर्किल है। ये क्या है? ये अंटार्कटिक वृत्त है। ये अंटार्कटिक सर्किल है। ये अंटार्कटिक सर्किल है, अंटार्कटिक वृत्त है। इन दोनों के ऊपर ओजोन होल देखे गए, ओजोन छिद्र देखे गए। यहां भी ओजोन होल देखा गया और यहां भी ओजोन होल। अब आप कहेंगे कि गुरुजी पहला ओजोन होल, ये सबसे बड़ा ओजोन होल कहां देखा गया? तो मेरे बच्चा, पहला और सबसे बड़ा ओजोन होल यहां देखा गया। पहला और सबसे बड़ा ओजोन होल, इस जगह को यहां बना देते।
और अच्छा रहेगा, है? पहला और सबसे बड़ा ओजोन होल, पहला वो सबसे बड़ा ओजोन छिद्र, फर्स्ट एंड लार्जेस्ट ओजोन होल, फर्स्ट एंड लार्जेस्ट ओजोन होल अंटार्कटिक वृत्त के ऊपर देखा। कब इसे देखा कि 1985 ईस्वी में फॉरमन महोदय ने इसकी जानकारी दी थी। 95 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में फॉरमन महोदय ने जानकारी दी थी। फॉरमन महोदय ने इसकी जो जानकारी है वो दी थी। किन्होंने? फॉरमन महोदय ने इसकी जानकारी दी थी भाई, 1985 में, 1985 ईस्वी। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है आपको, ध्यान देना है आपको, ठीक है जी। और मेरे बच्चा एक चीज और ध्यान रखो, ये पराबैंगनी विकिरण भी 3 प्रकार का होता है। एक है यूवीए, एक है यूवीबी और एक है यूवीसी। सबसे खतरनाक यूवीसी है, सबसे खतरनाक। लेकिन भगवान की कृपा है कि यूवीसी कम मात्रा में ही आता है। पृथ्वी के धरातल पर जो सबसे ज्यादा मात्रा में आता है वो यूवीबी है, यूवीबी। जो पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी के धरातल पर अगर थोड़ा सा भी ओजोन छिद्र हुआ, ओजोन क्षरण हुआ, तो जो विकिरण आता है वो यूवीबी है। क्या है वो? यूवीबी। ओजोन की चर्चा कर रहे थे, जरा देखें ओजोन के बारे में। यहाँ लिखा हुआ है क्या कि यद्यपि वायुमंडल में इसकी मात्रा बहुत कम होती है, परंतु यह वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह एक छन्नी यानी कि जाली की भांति कार्य करता है और सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण को एब्जॉर्ब कर लेता है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है। ओजोन गैस बहुत महत्वपूर्ण जालक की भांति कार्य कर रही है। यदि ये किरणें पृथ्वी की सतह तक, यानी कि पराबैंगनी किरणों की बात हो रही है, पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाती तो तापमान में तीव्र वृद्धि, आंखों का अंधापन, चर्म कैंसर का खतरा उत्पन्न होता है। ठीक है? यह गैस समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है। किस भाग में, किस मंडल में पाई जाती है भाई? समताप मंडल में पाई जाती है, ध्यान रखना। और 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच ये सघनता से पाई जाती है। हालांकि ये गैस जो है पाई तो भैया 50-60 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाती है, लेकिन जो सघनता से जहां पाई जाती है वो धरातल से 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई वाला इलाका है। यहां पर ये गैस जो है वो हमें सघनता से देखने को मिलती है। किससे मिलती है? सघनता से देखने को। यहां पर जो गैस है, ये जो गैस है, कैसे मिलती है? सघनता से, डेंस रूप में, घने रूप में देखने को मिलती है। यहां लिखा हुआ है जेट वायुयानों से निस्सृत यानी निकलने वाला नाइट्रोजन ऑक्साइड एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त व निस्सृत क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसकी परत को नुकसान पहुंचाता है और ओजोन परत को क्षरित होने से बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 पर सहमति बनी है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन
के ऑक्साइड भी कह सकते हैं। एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, ये सब नुकसान पहुंचा रहे हैं। एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये नुकसान पहुंचा रही है। और ओजोन गैस की परत को क्षरित होने से बचाने के लिए, भाई जब ओजोन गैस की परत कमजोर होगी तो परावैंगनी विकिरण पृथ्वी के धरातल तक आएगा, और परावैंगनी विकिरण पृथ्वी के धरातल तक आएगा तो ये नहीं देखेगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति की स्किन पे पड़ रहा है कि एक सामान्य व्यक्ति की स्किन पे पड़ रहा है। वो तो इफेक्ट क्रिएट करेगा, सीधे सीधे छोड़ेगा नहीं। छोड़ेगा नहीं, वो इफेक्ट क्रिएट करेगा। ठीक है जी, चलिए ये हो गया कंप्लीट आपका। अब हम बात करेंगे भाई सल्फर डाइऑक्साइड की। सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, SO2, इसकी चर्चा करेंगे। आप सल्फर डाइऑक्साइड की चर्चा करेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, ये भी पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाते हैं। कहां? पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड पृथ्वी के वायुमंडल में विद्यमान नमी या जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुमंडल में विद्यमान नमी या जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाती है। क्या बनाती भाई? नाइट्रिक अम्ल बनाती है। इसे कहते हैं H2SO4 और इसे कहते हैं HNO3। H2SO4 और HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। है? और ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल है, वर्षा की बूंदों के साथ मिलकर जब ये जमीन पर गिरते हैं, किसके साथ? वर्षा की बूंदों के साथ मिलकर जब ये जमीन पर गिरते हैं, तो क्या होता है? वर्षा की बूंदों के साथ मिलकर जब ये जमीन पर गिरते हैं तो ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है। हैं? क्या? अम्ल वर्षा, ऐसी वर्षा को हम लोग कहते हैं। यहां पर देखो लिखा हुआ है कि सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नमी बराबर सल्फ्यूरिक अम्ल, और नाइट्रोजन प्लस नमी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्लस नमी बराबर नाइट्रिक अम्ल। अम्ल वर्षा के लिए जो जिम्मेदार है 70% तक योगदान सल्फर डाइऑक्साइड अथवा सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। 70% तक योगदान सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा सल्फर डाइऑक्साइड का होता है, और 30% तक योगदान जो है, कितने प्रतिशत तक? 30% तक योगदान जो है वो किसका होता है? अप टू 30% योगदान जो है, बोलो, NOx, NOx अथवा HNO3 का होता है। NOx अथवा HNO3 का होता है। लगभग 30% तक योगदान की व्यवस्था NOx अथवा HNO3 का होता है। 30% तक योगदान। बोलो जी, क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? एग्जैक्ट है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अच्छा, अम्ल वर्षा में पानी का पीएच वैल्यू कितना होता है? पानी का पीएच वैल्यू
वो 5.6 से कम होती है। कितनी होती है? 5.6 से कम। ये भी ध्यान रखना आप। बस जितनी भी गैसें थी वो यहां पर मैंने आप लोगों को करा दी। देख लो भाई, मैंने आपके साथ नाइट्रोजन की चर्चा की, ऑक्सीजन की, ऑर्गन की, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड सबकी चर्चा करी। अब आप कहेंगे कि गुरुजी आज की क्लास में तो आपने क्वेश्चंस कराए ही नहीं। बेटा आज की क्लास वैसे ही खत्म हो, अभी जलवाष्प और धूलकण रह गया, यानी कि एक टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने आपसे वायदा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद का किया है। कल इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, एमसीक्यूज कराएंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।